हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये चैनल अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं तो बिना देरी की सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाली है और बहुत सारी मैं बना चुका हूँ। उन प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो यहाँ पे वीडियो में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इधर भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे सर्विस रूल की आपकी चाहे लीव का हो, चाहे आपका जनरल रूल हो, चाहे कंडक्ट रूल हो, पनिशमेंट रूल हो, चाहे एक्सग्रेशिया पॉलिसी हो, चाहे आपकी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। कोई नहीं करवाता यूट्यूब के ऊपर। हरियाणा से संबंधित सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने सीरीज शुरू करी है हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल की, जिसमें 29 रूल मैं इससे पहले के बता चुका हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में नहीं देखी देख लेना, उसके ऊपर आई बटन मिल जाएगी, या फिर जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको इधर मिल जाएगी स्क्रीन के ऊपर, इधर जब वीडियो खत्म होगी उस टाइम पे। ठीक है। और एक बात और, मेरे एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, लगभग 10,000 कर्मचारी हरियाणा के जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अगर आपको किसी भी रूल के बारे में कुछ पूछना हो, कोई पीडीएफ चाहिए, तो कुछ भी हो, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तुरंत मैं रिप्लाई करता हूँ और आपको जो प्रोवाइड चीज चाहिए वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है। तो आप उसके ऊपर जुड़ जाना और ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हो, कुछ पूछना हो। अभी तो आचार संहिता की वजह से बंद कर रखा है मैंने, क्योंकि ये कोई पता नहीं क्या पोस्ट कर दे, लेकिन उसके बाद ओपन हो जाएगा जैसे पहले ओपन रहता था। ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें रूल नंबर 30। अब रूल नंबर 30 क्या है? आपको ये धारणाधिकार रखना, मतलब क्या है? होल्डिंग राइट्स, एक तरीके से ही कह सकते हो। किसी पोस्ट को, जो आपने देखा हो ना, लीन एक वर्ड होता है कि आप टेक्निकल रिजाइन देते हो तो आपकी पोस्ट वापस आने के लिए आपका अधिकार है कि वापस भी आ सकते हो नई पोस्ट से, आप वापस पुरानी पे। वही चीज है कि किसी पोस्ट को हम किसी के लिए होल्ड कब रखते हैं, उसका राइट कब है होल्डिंग का, वो देखो। अगर कोई स्थायी कर्मचारी है, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना स्थायी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो मैंने बता दिया था स्थायी वर्ड कैसे आता है। आप कर्मचारी तो पक्के लगे हो लेकिन स्थायी नहीं हो जब तक आपका प्रोविजन पीरियड पूरा होने के बाद कंफर्मेशन लेटर नहीं आ जाता। ठीक है। तो वो आप अगर नहीं आया तो आप अपने डिपार्टमेंट को लिख के ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो रूल नंबर कै, कैसे कब रखा जाएगा? उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान, यानी कि जब वो बंदा उस पद पे काम कर रहा है तो वो पद उसका होल्ड हो जाएगा और उसका होल्डिंग राइट ऑलरेडी है, ये तो सबको पता है। दूसरा, किसी दूसरे पद पर नियुक्ति पर परिवीक्षा अवधि के दौरान, मतलब कई बार ये पूछते हैं कि जी लीन जो है हम कितने साल तक वापिस आ सकते हैं उसी पद के ऊपर? हमने रिजाइन दे दिया था, बहुत सारे बच्चे हैं जी, मैं तो पहले हरियाणा में कल रखता, मैं दिल्ली पुलिस में चला गया, आज मुझे वापिस आना है, कितने दिन में आ सकता हूँ वापिस? तो इसमें देखो लिखा है, जब किसी दूसरे पद पर नियुक्ति होती है तो प्रवीक्षा अवधि, यानी कि जब उसका प्रोविजन पीरियड चलेगा, यानी कि लगभग आपका हर पोस्ट पे जब नई नियुक्ति होती है तो 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। तो 2 साल के प्रोविजन पीरियड के अंदर अंदर आप वापिस आ सकते हो उसी पद पर जिस पद को आप रिजाइन देकर के गए थे, लेकिन बशर्ते वापिस कब आ सकते हो? जब आपने टेक्निकल रिजाइन दिया हो प्लस आपका लीन उन्होंने लिख के दिया हो। लीन, लीन एक वर्ड होता है, LIEN, लीन ये वर्ड होता है जो पोस्ट को होल्ड करवाता है। ठीक है। तो ये बता चुका हूं, पहले देख लेना, चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो ये दूसरा हो गया, 2 साल तक आप उस पोस्ट पर अधिकार है वापस आने का, होल्ड आपके लिए रहेगी वो। विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण के दौरान, मतलब आप आज किसी पद पर हो और आपको सरकार विदेश भेज दे किसी सेवा से, आपको तो नहीं भेजेगी, फॉरेस्ट वालों को भेजती है उनके साथ, सॉरी फॉरेस्ट नहीं, फॉरेन सर्विस जो होती है उनको भेजती है, या उनके साथ जो उनका स्टाफ होता है उनको भेजती है। अगर वो जिस डिपार्टमेंट में थे वहां से विदेश में गए, या डेपुटेशन पे जब कोई जाता है बंदा कहीं पे भी, या किसी ट्रेनिंग पे जाता है, तो इन तीनों ही केस में जहां पोस्ट आपकी ऑलरेडी पहले थी वो पोस्ट आपके लिए होल्ड रहेगी जब तक आप विदेश सेवा में, विदेश में गए, या प्रतिनियुक्ति पर गए हो, या प्रशिक्षण के दौरान गए, किसी और का ट्रांसफर वहां पे नहीं हो सकता, आपकी पोस्ट होल्ड की जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब डेपुटेशन पे बंदा चला जाता है। जब अगला, किसी अवधि काल पर पद पर कार्य करने के दौरान, मतलब ये एक स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है। ये आपके लिए कोई खास जरूरत नहीं है। अवकाश के दौरान, जैसे आपने 2 साल की, जैसे कोई फीमेल है उसने 1 साल की चाइल्ड केयर लीव ले ली, तो ऐसा नहीं कि उस लीव के दौरान उसकी जगह कोई और ले लिया जाएगा, नहीं, वो ही उस पोस्ट को होल्ड करके रहेगी, उसकी जगह कोई और ट्रांसफर लेके नहीं आ सकता। चाहे ईएल पे हो चाहे मेडिकल पे, मतलब अवकाश अगर आपका है तो आपको वो पोस्ट आपकी होल्ड रहेगी, कोई दूसरा बंदा नहीं आ सकता है। ठीक है। अगला, निलंबन अवधि के दौरान, अगर आपका सस्पेंशन है, सस्पेंड कर दिया,
तो भी पोस्ट आपकी होल्ड रहेगी, चाहे आप 1 साल सस्पेंड रहो, 6 महीने रहो, 2 साल रहो, वो पोस्ट आपके लिए होल्ड रहेगी जहां पे आपका ऑलरेडी, जहां से आपको सस्पेंड किया गया था वहीं से। ठीक है। ये रूल नंबर 31, उच्चतर से निम्न पद पर स्थानांतरण, मतलब कि हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट पे ट्रांसफर करवाना या करना। कैसे? देखो, 3 रीजन है आपका हायर से लोअर पे ट्रांसफर करवाने का। 3 रीजन है। पहला क्या है? अधिकारी के पास पावर है, पहली बात तो ये, ठीक है, उसके पास पावर है, वो कर सकता है। लेकिन रीजन क्या होंगे? पहला, अक्षमता या दुर्व्यवहार के कारण। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी, आप फॉर एग्जाम्पल के लिए अकाउंटेंट के पद पर हो, लेकिन आपको कोई काम नहीं आता, ठीक है, काम आपको नहीं आता, लेकिन आप अकाउंटेंट बन गए, प्रमोशन से बने, कैसे बने, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपने दिल पे मत लेना। तो अधिकारी के पास ये पावर है कि आपका देखते हुए कि भाई इसको काम नहीं आ रहा, मेरा ऑफिस का काम नहीं चल रहा, तो आपको अकाउंटेंट से क्लर्क की पोस्ट पर ट्रांसफर कर सकता है आपका, कि आप क्लर्क का काम करो, अकाउंटेंट का रहने दो। या कोई क्लर्क है उसको ग्रुप डी में भेज सकता है, अगर वो नहीं है तो। ट्रांसफर, पोस्ट तो वही रहेगी, सैलरी भी वही रहेगी, ट्रांसफर हो सकता है आपका दूसरे छोटे पद पर। तो पहला, दुर्व्यवहार, या आपने अपने अधिकारी के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया है, या आपके अंदर क्षमता नहीं है। दोनों ही रीजन में अधिकारी के पास पावर है, वो कर सकता है इस रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा, कर्मचारी खुद चाहे तो भी हो सकता है। कर्मचारी कहे जी नहीं, मुझे आप इस पद पर नहीं, कोई अकाउंटेंट बन गया, अब उसको काम नहीं आ रहा, तो वो कहेगी जी मुझे क्लर्क पे भेज दो, मैं वहीं काम कर लूंगा, मेरे से नहीं हो रहा। या कोई प्रमोट होकर क्लर्क बन गया, वो कहे जी मुझे नहीं, वापस भेज दो वहीं पे, मैं वहीं रहूंगा। तो सैलरी तो आपको वही मिलेगी जो आपकी पोस्ट की है, क्लर्क हो या अकाउंटेंट हो या जो भी हो आप, लेकिन आप काम नीचे कर सकते हो। लिखित अनुरोध पर भी ट्रांसफर आपका कर सकता है हायर से लोअर ग्रेड के ऊपर पद। नियमित पद के समापन के कारण, यानी कि जिस पद पर आप हो वो पद ही खत्म हो जाए, समझ गए, सरकार खत्म कर दे, डिपार्टमेंट उसको खत्म कर दे उस पद को ही, तो भी आपका लोअर पे भेज सकता है अधिकारी। ये 3 रीजन है इसके। दूसरा एक रीजन और भी है, एक यहाँ पे लिखे, क्योंकि देखो हर चीज के ऊपर एक्सेप्शन होता है। आप क्या करते हो, यहाँ पे पढ़ लिया बस, हाँ ये हो गया, लेकिन इसी चीज की डेफिनेशन नीचे कुछ और दे देते हैं। जैसे उपरोक्त खंड क में दी गई कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी के उच्चतर पद जिस पर वह धारण ध्यान धारण करता है परंतु पुनः स्थानांतरण को रोकने के लिए लागू नहीं होती। मतलब कि जो बंदा किसी पोस्ट को होल्ड करके वहां पे बैठा हुआ था, जो होल्डिंग राइट्स ऊपर बताए मैंने इससे पहले वाले, तो अगर ऐसा कोई केस है तो उसका दोबारा से ट्रांसफर रोकने के लिए ये चीज नहीं होती कि अगर उसका कहीं ट्रांसफर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए आप पिछले पद पे नहीं जा सकते हो कि मेरा ट्रांसफर हो गया जी, तो मैं ट्रांसफर ना लेकर के मुझे तो छोटी पोस्ट दे दो यहीं पे, तो वो नहीं हो सकता। ये चीज यहाँ पे ये है। और बात हो रही है, जब ये केस होगा, ट्रांसफर होगा, तो वेतन कब कैसे मिलेगा, तो वेतन के बारे में बताया है कि उपरोक्त खंड के अंतर्गत मामले वेतन हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 के अनुसार वेतन आपका फिक्स किया जाएगा, तो वो वेतन वही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 32, भविष्य निधि या किसी अन्य निधि में अंशदान, जो अभी आपकी है, जीपीएफ है, एनपीएस है, यूपीएस आने वाली है, या कोई और बीमा पॉलिसी है, उसमें अंशदान के बारे में क्या चीज है वो सुनो। अब इसमें ये लिखा है कि जो भी कर्मचारी है वो अपने अधिकारी, सक्षम अधिकारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके आदेश के अनुसार अगर वो कोई आदेश देता है कि आपको इस पेंशन में, इसमें आपको अंशदान करना है, तो आपसे अपेक्षा की जाती है आप उस अंशदान में पैसा डालोगे। जैसे जीआईएस है, 5 रुपए करते, किसी के 30 करते हैं, तो मना नहीं कर सकते आप, वो आदेश है वो करना पड़ेगा आपको। या कोई और एनपीएस है, कुछ भी लगा लो। तो ये चीज, वेतन भत्ता और संगणना करने की तिथि, मतलब कि हम किस डेट को वेतन और भत्तों के लिए एक आधार, यानी कि बेस किस चीज को मानेंगे, किस डेट को मानेंगे, वो चीज है। कई बार आपने देखा होगा जी मेरा सैलरी बढ़नी थी, कब से बढ़ेगी, मैंने ज्वाइनिंग अब किया था, ऐसी चीज, कोई डेथ हो जाती है, मॉर्निंग है, इवनिंग, वो सारी चीजें होती है। कई बार हमने देखा ना, ज्वाइनिंग करते तो वो कहता है भाई सुबह आप पूर्वा पूर्व ग्रह में करो, दोपहर से पूर्व करो तो पूरे दिन की सैलरी मिलेगी, दोपहर के बाद करो तो ये मिलेगी। तो वो चीज कैसे गणना होती है, वो चीज सुन लो। अब इसमें वही चीज है, अगर आप दोपहर पूर्व आप पद ग्रहण करते हो, छोड़ते हो, तो आपको उस दिन की पूरी सैलरी मिलेगी, वो मानी जाएगी। अगर आप दोपहर के बाद कार्यभार छोड़ते हो या ग्रहण करते हो, ज्वाइनिंग करते हो, तो आपके अगले दिन से प्रारंभ हो गया, समाप्त हो जाएगी। समझ गए? तो ये चीज होती है ज्वाइनिंग करना और रिजाइन देना, या जो भी चीज है। जब आपका ट्रांसफर हो जाए तो आप रिलीव कब होते हो, तो वो सब चीजें इसके अकॉर्डिंग होती है, दोपहर पूर्व या दोपहर बाद। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन टिप्पणी भी लिखी है इसमें,
ये तो है आपकी मर्जी से, लेकिन अगर मृत्यु हो जाए, सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु के दिन को सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी समझी जाती है, यदि वह अवकाश पर नहीं था तो। मतलब अगर किसी की मृत्यु सुबह हो जाए और वो अवकाश पर नहीं था, 10 बजे मृत्यु हो गई और अवकाश पे वो नहीं था, तो भी उस दिन की पूरी 10 से 5 की उसकी ड्यूटी समझी जाएगी, पूरा दिन समझा जाएगा, उसी के अनुसार उसको वेतन भत्ते मिलेंगे। लेकिन अगर वो अवकाश पर था फिर मृत्यु हो जाए, तो अवकाश वाले दिन को उसका गिना नहीं जाएगा, उससे पहले जो ड्यूटी कर गया वही डेट मानी जाएगी, यानी कि जो सैलरी मिल रही थी, वेतन भत्ते उस हिसाब से उसके मिलेंगे। तो ये चीज है डेथ वाले केस में। अगला है पद प्रभार, मतलब आपने देखा होगा किसी को किसी पोस्ट का चार्ज देना, जैसे कि कई बार कहीं पे हाई अथॉरिटी नहीं है, जैसे कोई एसडीओ है, तो वहाँ पे एक्शन नहीं है बिजली बोर्ड में फॉर एग्जांपल, तो एसडीओ को चार्ज दे देते हैं। तो वो चार्ज वाला सिस्टम, या फिर आपके पास चार्ज है, आपका ट्रांसफर हो गया, कोई दूसरा बंदा आ रहा है उसको चार्ज देना, तो ये चीज उसके बारे में है कि भाई कई सभी कर्मचारी जो भी भार मुक्त हो रहा है, जो भार ले रहा है, उसकी तिथि उसी डेट से प्रभार देने के लिए तैयार रहना चाहिए, और भार मुक्त होने के लिए सरकारी कर्मचारी बाध्य है। जिस डेट का आगे से आदेश आया तो वो चीज है बस, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इससे आगे भी वही है, अगर प्रभार, क्योंकि कई बार क्या है, जो है कोई ऐसी पोस्ट होती है जिसमें सब कुछ चेक करना पड़ता है, तो अगर प्रभार लेने के लिए 1 दिन से ज्यादा का समय लगता है, तो प्रभार रिपोर्ट की अंतिम तिथि दर्ज होनी चाहिए और स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत होना चाहिए। मतलब कि आपने किसी पद का चार्ज लिया और 2 दिन लग गए चार्ज लेने में, तो लास्ट में आप डेट लिखोगे मैंने इस दिन चार्ज लिया है, और इस दिन क्यों लिया, क्योंकि आपको उसमें टाइम लगा, तो आपको उसका स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्यालय का प्रभार छोड़ने, बस यही है, आपके लिए नहीं है, अधिकारियों के लिए है। ये भी प्रभार के बारे में है, इसको छोड़ दो, पढ़ लेगा जो है। पद का प्रभार लेने के लिए अपवाद है कुछ यहाँ पे। का अपवाद क्या है, कुछ छूट दी गई है, जैसे यहाँ पे समझो, ग्रुप ए के लिए तो ऊपर हो गया, ग्रुप बी, सी और डी अगर है तथा जिला स्तर तक के ग्रुप ए का अधिकारी, इस दशा में विवादक स्तर पर कुछ शर्तों से छूट देने की संपूर्ण शक्ति है। क्या है, मुख्यालय पर प्रभार लेने के लिए छूट दे सकता है वो। प्रभार जो स्थायी अग्रिम या अन्य धनराशि सौंपनी लेनी हो तो उस दिशा में मुख्य इसमें छूट दे सकता है, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको इस पोस्ट पर हो, आपको कोई चार्ज लेना है, तो उस पर कोई धनराशि वगैरह है, तो वो मुख्यालय पर दोनों की उपस्थिति होने की दिशा हो, चाहे आपका 1 दिन 2 दिन का टाइम हो, उसमें छूट मिल सकती है। लेकिन बहुत बड़ी वाली पोस्ट है जो ए क्लास की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर की पोस्ट है, उनके लिए ऊपर वाली जो चीज थी वो। लेकिन एक बात और बताओ, आप कमेंट करना, जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपको सर्विस रिलेटेड, क्या आपको वो समझ आती है या नहीं आती, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, कमेंट जरूर करना। और अगर हो तो लाइक भी करके जाना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे भी वीडियो मिलती रहे। तो चलो इसको छोड़ देते हैं। सेवा शर्त के रूप में सेनानी वृत्ति, फिर ये हो जाएगा चैप्टर खत्म शायद, जहां तक मेरा, हाँ तो लास्ट है इस वीडियो का, फिर चैप्टर 4 शुरू करेंगे। सेवा शर्त के रूप में सेनानी वृत्ति मतलब रिटायरमेंट कैसे है, इसमें क्या चीज है वो सुनो। आपने कई बार देखा होगा कि जबरदस्ती रिटायरमेंट दे देते हैं, वही चीज है इसमें। इसमें तो चीज ये है कि जैसे ही अधिवार्षिता की पूरी होगी आयु, तो जब तक तो वो रिटायरमेंट हो ही जाएगा जो आपकी ऑलरेडी है। लेकिन वह लोकहित में समय से पूर्व भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है, रिटायर किया जा सकता है लोकहित को देखते हुए, या फिर वो जो विहित आयु पूरी, यानी कि जो एक क्वालिफाई सर्विस है वो पूरी करने के बाद वो रिटायरमेंट भी ले सकता है। जैसे 25 साल होती है आजकल क्वालिफाई सर्विस, रिटायरमेंट उससे पहले भी ले सकते हो, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका फिर, लेकिन आप ले सकते हो। तो ये जो विहित आयु वो ये क्वालिफाई सर्विस। तो आप स्वैच्छिक, यानी कि जो वीआरएस जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे आईएएस वीआरएस लेके चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही चीज होती है, उन्होंने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली, उनको सर्विस का बेनिफिट मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, तो वो ले लेते हैं, तो वो ले सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, जो जबरदस्ती रिटायरमेंट यहाँ पे होती है, यहाँ पे लिखा भी है आगे, उसकी आयु या सेवा काल को ध्यान में रख के बिना दंड के रूप में भी उसको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा जो वीआरएस भी नहीं लेना चाहता, चाहे उसकी नौकरी कितनी हुई हो, या फिर उसको उसकी सेवा कितनी बच रही हो, अगर उसने कोई ऐसा कांड कर दिया या कुछ भी कर दिया, अगर सरकार को लगे कि इसको रिटायरमेंट दो, तो आपको जबरदस्ती कम कंपल्सरी रिटायरमेंट बिल्कुल आपको दी जा सकती है, जो आपने बहुत सारे देखे भी होंगे। तो खासकर भ्रष्टाचार के केस में ज्यादा होता है कि आपको जबरदस्ती रिटायर करके भेज देते हैं, तो वो सरकार के पास पावर है। तो ये चीज है 37 नंबर रूल तक। तो भाई चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, अब चैप्टर नंबर 4 है, वो करेंगे अगली वीडियो में।
बहुत सारी चीजें हैं और आपको पता होना बहुत जरूरी है, वरना नौकरी करना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में अगर आपको सर्विस रूल का ज्ञान नहीं है तो मैं आपको यही चीज इसलिए एक पूरी सीरीज बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, नॉलेज और दिक्कत ना आए। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पहले वाली वीडियो वो भी देख लेना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी चैनल के ऊपर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।